Hello guys, now we are going to start mechanics part. Earlier we have finished two chapters, ठीक है, like units and measurement instruments, and now we will finish this mechanics parts. Okay, so this is the mechanics. In this we will study. इस हम लोग मास पढ़ेंगे, मोशन पढ़ेंगे, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क है, पावर एंड एनर्जी. ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अपने 9th-10th में, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसको. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. लेकिन इंजीनियरिंग में अब जाएंगे ना, मतलब कोई इंजीनियरिंग किया होगा उसको पता होगा मैकेनिक्स जो है, मतलब 11th-12th में भी है मैकेनिक्स, आप देखेंगे और थोड़ा कंसेप्ट इसमें लगता है. ठीक है, लेकिन जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीए जो है इसका प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, देन वी विल स्टडी फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी पार्ट गिवन, so we have not studied this. We will study directly through the questions answer. ठीक, there are many formulas are given. ठीक है, but just only know some basic formula like F equals to m into a होता है, like force equals to mass into acceleration होता है, वो सब मिल जाएगा, वैसे भी हम पढ़ाएंगे. यही फार्मूला बस याद रखना, कहीं यूज हो सकता है आप लोगों के लिए. ठीक है, फोर्स निकालना है तो मास दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा, तो आप लोग फाइंड. जैसे इस बार लोग कहते हैं कि स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है. अभी जस्ट बीपीएससी एग्जाम में भी पहले कभी नहीं पूछता था, लेकिन रिसेंटली जो है उस एग्जाम में पूछा गया है, न्यूमेरिकल भरा पड़ा है. आप साइंस का पार्ट देखेंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल है. ठीक है, तो मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते नहीं पूछता है. पीवाईक्यू आ चुका है तो न्यूमेरिकल भी हम लोग, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, एकदम इसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन पूछ सकते हैं. अभी ये फार्मूला लगा था जो ये कस्टमेंट है ना, ये फार्मूला भी यूज हुआ था उसमें, तो ये चीज़ें आपको जाननी होंगी. न्यूटन्स लॉ, जैसे एवरी रिएक्शन है जो अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, से ये भी था. ठीक है, ऐसे बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखना. ठीक है, वर्क, हाउ टू फाइंड वर्क फाइंड करने के लिए आप देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, W cos थीटा इंटू एस से ऐसा फार्मूला भी पूछ लिया था. ये बेसिक थिंग्स पूछ लिया था. ये भी थोड़ा याद रखना, काइनेटिक mv स्क्वायर, ये सब पढ़ाना जाता है, लेकिन एग्जाम वाले पूछ रहे हैं. ट्रेंड चेंज हो रहा है ना आजकल, देख रहे हैं हर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को भी तैयार रहना होगा हर डायरेक्शन से. ठीक है, वी कांट लीव एनी लूप होल इन प्रिपरेशन. सो वी शुड लाइक दिस इज दैट व्हाट इज डायनामो वर्क, इलेक्ट्रोमोटर वर्क, ये सब आगे मिल जाएगा. ठीक है, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम. ठीक है ना, 1 आवर्स पावर 746 वाट, ये सब आगे मिलेगा. पढ़ाना नहीं है अंदर, सब मिलेगा अभी देखना. ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सेइंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग. जो सिंपल मशीन होता है ना, जैसे 3 इडियट मूवी आई थी, आप लोग देखोगे तो 2014 में, तो ये पूछा था व्हाट इज मशीन. हाँ, तो मशीन तो वो सही बताया रहता है, डिफिनेशन तो सही था. सिंपल वर्ड्स में बताया था. अभी देखेंगे मूवी 3 इडियट था, उसमें बताया था कि जो मशीन होती है वो हमारे काम को इजी बना देती है. सेम वही तो आंसर यहाँ पे भी देखिए, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स. सो वही बोल रहा है कि मतलब जो सेम अमाउंट हम हार्ड वर्क से कर रहे हैं उसको आसान वर्क में मतलब लेस फोर्स में यूज करना पड़ रहा है. देखिए IAS क्वेश्चन पूछ लिया था वो 3 इडियट में 2014 में जो रिलीज हुई थी, उसमें यूज हुआ था. ठीक है, जो गलत नहीं है, मशीन वो भी सही बताया था, लेकिन यदि आप ज़्यादा प्रोफेशनल डिफिनेशन में जाएंगे तो इसका डिफरेंट आंसर हो जाएगा. लेकिन ये नॉर्मल वे जो सिविल सर्विसेज होती है ना, वो एप्लीकेशन ही पूछती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है. तो सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स विल बी योर आंसर. ठीक है, मशीन यही है. अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेस फोर्स. फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स लाइक पुलिस, लीवर, व्हील, स्क्रू. ठीक है, पुली, लीवर, व्हील, स्क्रू एक्स्ट्रा. ठीक है, लेट्स सेकंड क्वेश्चन. लेट्स सी. A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, ठीक है, the reading of the balance increases. ठीक है, लाइक वो इनहेल्स मतलब ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है ना, तो आखिर ऑक्सीजन की भी तो कोई वैल्यू होती होगी, तो उससे तो उसका मास बढ़ेगा ही, तो इसीलिए उसका जो है रीडिंग ऑफ द बैलेंस जो है इंक्रीज होगा.
The reading of the balance increases if a person inhales deeply. 1 liter of air weighs around, देखिए ऐसे हुआ है 1 लीटर एयर को अपने अंदर मतलब सोख लेता है, मतलब सांस ले लेता है, इनहेल कर लेता है, तो देखिए 1.25 टू टू 5 जो है ग्राम बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका भी तो वेट होता है भाई। A maximum 4.8 liter breath average vital capacity of air weigh approximately 5.88 gram. Inhaled air will add to the mass of the man and thus his weight is goes up. ठीक है ना, स्लाइडली थोड़ा बढ़ जाता है, यही पूछा इसमें। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब ये सब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पूछा है कौन सा, मतलब पूछा स्केलर क्वांटिटी कौन है, ये पूछ रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी तो वॉल्यूम होगा, क्योंकि यार वॉल्यूम होती है ना, ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में। जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में जो एलपीजी वाला हम लोग घर में जलता है ना, ऐसे गैस सिलेंडर होता है, इसमें जो गैस भरी हुई होती है एलपीजी, ठीक है, एक गैस भरी होती है या लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में होती है, गैस होती है, लिक्विड होती है। अब जो है जिधर मान लीजिए एक गैस सिलेंडर है, इसको नीचे गिरा दिया गया, तो जो रहेगी ना लिक्विड उसी फॉर्म में उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, उस गैस का जो लिक्विड है उसका कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, जैसे उस वो रहेगा वॉल्यूम उसका रहेगा उसे रख लेती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है, फोर्स का भी, मतलब फिक्स डायरेक्शन हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका डायरेक्शन होता है। तो यही तो है, जहाँ जिसकी क्वांटिटी और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी जो है डायरेक्शन ना हो और सिर्फ क्वांटिटी हो तो वो तो भाई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो वही बोल रहा है, डी विल बी आंसर। ठीक, the scalar quantity is defined as the quantity that has only got magnitude, scalar quantity की सिर्फ magnitude होती है, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है। वेयर इज वेक्टर क्वांटिटी कंप्राइजेज ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, विच आर द फॉलोइंग जो वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है बताइए, कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी है बताइए। इससे डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। लेकिन जो है वॉल्यूम तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई चीज होता है क्वांटिटी में जो होती है, ठीक है, क्वांटिटी बोलते हैं उसको। तो देखिए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी अभी मैं बोला ना, डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है यार, स्पीड की कोई डायरेक्शन मिलेगी, जिधर भी चले जाएगी यार। ये समुद्र है उसकी भी एक स्पीड होती है, तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं होता ना। हाँ, कहीं से भी हवा आ जाए उधर लेती चली जाएगी, डिस्टेंस कोई डायरेक्शन होता है, कहीं मुड़ जाए। सी विल बी योर आंसर। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब स्केलर पूछ रहा है, देखिए स्पीड में बताया ना, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर नहीं है। अभी लास्ट डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सब तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए बीपीएससी में पूछ लिया था। ठीक, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर नहीं, वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो है प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर जो है कहीं भी लगा दो तो वह जो है किसी भी दिशा में चली जाएगी, फिक्स थोड़ी होता है यार इसका प्रेशर का। ठीक है, जैसे एयर चलती है एटमॉस्फेयर में तो उसका भी एक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। उसका कोई डायरेक्शन आप नहीं मिल पाएगा आपको फिक्स डायरेक्शन। कहीं देखिए ईस्ट चलता है, वो कहीं वेस्ट चलता है, तो कोई फिक्स नहीं है ना। Force, velocity and acceleration are the examples of the vector quantity, while pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Pressure is defined as the force per unit area. ठीक है, प्रेशर इक्वल क्या होता है, P इक्वल क्या होता है, ये बाई ए होता है, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है ना फार्मूला, फोर्स का न्यूटन होता है, तो वो देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। ई इक्वल टू एफ बाई ए होता है, फार्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। वही बोल रहा है कि जो प्रेशर होता है डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इन ऑल डायरेक्शंस ऑन एन एरिया वाइल फोर्स, ठीक है। जो फोर्स होती है किसी हर डायरेक्शन में काम करती है। जैसे आप किसी जगह, जैसे आप कहीं पे भी अपना हाथ ऐसे नीचे दबा रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा उसके जो चारों तरफ जो फैल जाती है, ठीक है। कहीं पे भी जैसे बेड पे बैठे हैं, तख्ता पीछे हाथ रखिए, ठीक है, तो जो है चारों तरफ उसका जो फोर्स लगेगा, ठीक। उसी तरह बोल लीजिए, जैसे थाली लीजिए, हाँ थाली, ये बढ़िया एग्जांपल, थाली ले लीजिए, उसको उल्टा करके उस पर दबाइए, ठीक है। अब देखेंगे चारों तरफ से जो थाली जो दब जाती है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में आप लोग लगाएंगे फोर्स प्रेशर, तो चारों डायरेक्शन से उसका हो जाता है। फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, चारों डायरेक्शन से आ रही है, तो कैसे बोल सकते हैं उसको, नहीं ना बोल सकते हैं, वी कांट से इट, ठीक है। यही है, ठीक। सो नेक्स्ट सी नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताइए। कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे प्रेशर, वर्क, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर का जो मोमेंटम होता है उसका जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। इन सबको जो है डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा इस पर देखिए 1997 क्वेश्चन है। अब इसमें आप यूपीएससी से ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन वेरी मिनिमम 0.001% चांसेस है पूछने की, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इसका जो है वेक्टर क्वांटिटी है कौन, मोमेंटम जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। A vector quantity has both magnitude and direction, like velocity, displacement, acceleration, momentum, force. A scalar quantity has only magnitude, like distance, volume, speed, pressure, energy, work and density जो है क्या है स्केलर क्वांटिटी, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। Which physical quantity is prepared by the ratio of the momentum and velocity of the body? तो क्या मिलता है, जैसे मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, m इनटू v होता है ना। तो वही बोल रहा है कि बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी से क्या निकलता है, मोमेंटम बाय वेलोसिटी करेंगे मास निकलता है। अब मास मिलेगा, यदि फार्मूला आपको पता है तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोला, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे वेलोसिटी जो है या जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये वेक्टर हो जाएगी, तो ये भी इसका डायरेक्शन हो गया, समझ लीजिए। तो मोमेंटम को डायरेक्शन मिल गया, तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो मास इक्वल्स टू मोमेंटम बाय वेलोसिटी, ठीक है। मास इक्वल्स टू मोमेंटम बाय वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स जो है किसका प्रोडक्ट है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया ना, जो फोर्स होता है क्या होता है, m इनटू ए होता है। ये फार्मूला याद, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, भले से आप आर्ट बैकग्राउंड के होंगे फिर भी इसको याद रख लेना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स इक्वल टू, कहीं पे काम आ जाता है, फार्मूला दिया है बस रख दी वैल्यू आ जाएगा आंसर। ऐसे और ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आप कुछ नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल दिया है तो उसको छोड़ना जी। जैसे आपको यदि टिक भी लगाना है, कि आप बहुत से लोग लगाते हैं ना, उससे अंदाजा टिक अंदाजा मत लगाइएगा, कहीं से भी गुणा मैक्सिमम मल्टीप्लाई कीजिएगा फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स का वो है ट्राई टू मल्टीप्लाई द थिंग्स, वो भी क्वांटिटी दी गई है और उसके नियर बाय जाके मार दीजिएगा, ठीक है। ट्रिक होता है जो मारना चाहे तब, मैं देखा मैक्सिमम तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा उत्थी होता है उसमें जो दिया रहता है, क्योंकि फिजिक्स में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा यूज हुआ है। तो मैं बस बता रहा हूँ, कहीं यूज ज़्यादा हर जगह नहीं होगा, थोड़ा सा होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। बी, a force can cause an object with mass to change its velocity, which includes to start moving from state of rest to accelerate, okay. Force equals to mass into acceleration, F equals to m into a. Which are the following is a non-contact force, कौन जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखेंगे जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं, और देखते होंगे उसको थोड़ी कोई देख सकता है, कोई देख सकता है, कोई टच कर सकता है, वो फोर्स कहीं कोई टच करती है,
खुद ऊपर से रहती है यार, मैग्नेटिक फोर्स रहती है। जैसे वहां पे जाएंगे जो एग्जोस्फीयर के पास आयनोस्फीयर जो होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाती है। ओके, किस चीज बेस की उनको जरूरत नहीं पड़ती है मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। यही बता रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ये चीजें ना हम कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हाथ का यूज करना पड़ता है, कहीं दीवार मतलब धक्का दे रहे हैं, ठीक है। एंड देखिए इम्पैक्ट फोर्स कहीं पे भी यूज होता है तो उसका फिजिकल चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट द नीड फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट। देख लीजिए, विदाउट द नीड फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास काजिंग ऑब्जेक्ट टू फॉल टुवर्ड द अर्थ। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, क्योंकि यह जो है अट्रैक्शन है ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, जिसका मास होता है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अर्थ की तरफ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टुवर्ड द अर्थ। इससे जो है अर्थ पे फॉल जाती है। मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स causing them to attract or repel to each other. Electric force, the force exerted by electric charging causing them to attract or repel each other. ठीक है, जैसे एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ। On the other hand, contact force requires physical contact between objects for the force to act. ठीक है, for the force to act, ठीक। Frictional force and impact or applied force are examples of contact force, ठीक है ना। If the number is representing volume and surface area of a cube, ठीक है, ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम जो होता है एल क्यूब होता है, एंड सरफेस एरिया जो स्क्वायर होता है ऑफ ए क्यूब आर इक्वल, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेंथ पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, यह ये एल लेंथ है ना। सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, जैसे क्यूब होता है ऐसे ना होता है, इसका जो 6 डायरेक्शन मिलेगा आपको, 6 सरफेसेस मिलेगा, ठीक है। 6 सरफेस मिलेगा, जैसे एक अबब हो गया, ठीक है, एक अबब हो गया, और यहाँ पे नीचे हो गया डाउन, 2 हो गया, ठीक है। और चारों तरफ मान लीजिए, ठीक है, 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। एक एक इधर हो गया, एक 2 3, ठीक है, 3 हो गया, 3 हो गया ना, अरे 4 हो गया, ठीक। और इस साइड वाला, ठीक है, इस साइड देखेंगे, ठीक है, इस साइड 5, इधर से इस साइड वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला 6 हो गया, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया इस साइड और 6 साइड हो गया, इसलिए 6 एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एल क्यूब मतलब सबका लेंथ इसमें इक्वल होता है, क्यूब का लेंथ इक्वल होता है ना, एल क्यूब कर दिया और यहाँ पे 6 एल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एरिया हो गया 6 एल स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा दोनों इक्वल है तो अब एरिया जो क्यूब है मतलब वॉल्यूम और एरिया इक्वल है तो इक्वल कर दीजिए। एल स्क्वायर कर, एल स्क्वायर यहाँ पे एल स्क्वायर कर, यहाँ पे एक ही एल बचेगा तो एल इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। एल क्या हो जाएगा 6, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखिए आइए से पूछा था उस समय, लेकिन अब जो है पॉसिबिलिटी 0.00001 है, सिलेक्शन से भी ज़्यादा कम चांस है कि पूछेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी जो होती है यह नाइदर क्रिएट हो सकती है नाइदर डिस्ट्रॉयड हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, रादर इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब जैसे ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म हो सकती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म तक, बस इतना ही काम है। कभी न क्रिएट कर सकते हैं आप, न इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिक्स है एनर्जी का, ये प्रिंसिपल है, ही कंजर्वेशन एनर्जी का प्रिंसिपल है, बस। अभी ये इस ईयर भी पूछा था, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में पूछा था, इसलिए आपको जैसे अंडरस्टैंड कीजिए कि ये क्या है। जो टॉपिक दिया ना बस इतना जानिए, जो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बस इतना जानेंगे ना कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पूछ लिया था कि आप जो है 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एक तरफ से, तो फ्रिक्शन कितना होगा। फ्रिक्शन तो अपोजिट होगा ना, जहाँ जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, इक्वल डायरेक्शन उतना ही इक्वल, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो यही होगा। अब एनर्जी इसमें लॉस थोड़ी हुई है, अब कन्वर्ट होकर दूसरे रूप में आ रही है ना फिर,
फ्रिक्शन के रूप में, तो यही ना हुई। इसको न्यूटन का जो होता है थर्ड लॉ बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, कॉमन सेंस लगाएंगे, चीज़ें वहीं रहती हैं। मोस्ट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी विच आर द फॉलोइंग नॉट अल्टीमेट डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। कौन जो सन एनर्जी से नहीं प्राप्त होता है? न्यूक्लियर एनर्जी सन से थोड़ी मिलता है यार। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी तो अर्थ से मिलता है। तो ये हो गया। अब विंड जो सन डिफरेंस टेम्परेचर पैदा करता है, तो ये जो जो टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करता है जो सन होता है, और विंड एनर्जी पैदा होती है, बायोमास एनर्जी से पैदा होती है। जैसे जो प्लांट होते हैं वही ना फोटोसिंथेसिस करते हैं सन की हेल्प से, और वही जो है सड़ के बायोमास बना देते हैं। तो ये चीज़ें दोनों जरूरत है। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी ये हीट दैट इज जनरेटेड विद इन द अर्थ, जनरेट होती है अर्थ के नीचे। इट कम्स फ्रॉम द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ मटेरियल। दिस थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉक्स एंड फ्लूइड्स इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। Nuclear energy is a form of energy released from the nucleus, the core of the atoms made up of protons and neutrons. The source of energy can be produced in two ways. Fission, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बताने जा रहा हूँ। एक फिजन को पूछता, फ्यूजन पूछ लेता है। और एक टेक्निक होता है, मैं इसको बिना पढ़े मैं बताता हूँ। देखिए फिजन जो होता है ना, जैसे फिजन यहाँ आई दिया ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ आई दिया था डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक अलग पार्टिकल होता है, अलग अलग टूट जाता है, आई डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यू मतलब क्या होता है? यूनाइट। ये मतलब क्या होता है? यूनाइट होता है। तो यूनाइट में क्या होगा? यूनाइट में तो दो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, या यूनाइट हो जाएंगे तो फ्यूजन कर देंगे, मतलब फ्यूजन यूनाइट हो गया, एफ यू हो गया ना फ्यूजन। और एफ आई करना था डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब बड़ा सा वो है, उसके बाद दो डिसइंटीग्रेट हो गया, और फिर यहाँ से 3 या 4 या 5 में एक से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो डिसइंटीग्रेट होता है, आई वाला वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर यू वाला वर्ड हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, फ्यूजन मतलब जो है एक पार्टिकल रहेगा एटम का, और वह कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और जो है फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन जो है वह जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, कई टुकड़ों में। और फ्यूजन होता है, यूनाइट होता है ना, जो दो टुकड़े होते हैं या दो से ज़्यादा तो यूनाइट होते हैं, तो फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन जो रिएक्शन होता है वो सन में होता है, ठीक है, और सन में होता है फ्यूजन रिएक्शन। और हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, जो यूएसए के पास बस है। और ये जो फ्यूजन है ना, डिसइंटीग्रेशन वाला, उसकी रेंज लिमिटेड होती है। जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, वो क्या था? यही वाला था, फ्यूजन वाला, ठीक है। और हिरोशिमा में जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, नागासाकी में जो कम डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। लिटिल बॉय फैटमैन वाला, लिटिल बॉय पहला था, उसका फैटमैन था। तो यही सिस्टम यूज हुआ था, ठीक है। आप जो है फ्यूजन को तो रोक सकते हैं, थोड़ा कुछ कंट्रोलेबल होता है फ्यूजन वाला, डिसइंटीग्रेशन वाला। तो ये फ्यूजन होता है ना, यूनाइट होकर के अलग से फिर बना लेते हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे यार? मान लीजिए डिसइंटीग्रेट, तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है ये वाला फ्यूजन वाला डिसइंटीग्रेट होके। अरे इसको कहाँ खत्म करेंगे? ये तो यूनाइट होके, यूनाइट होता है, ठीक है, दो पार्टिकल फिर एक बना लेते हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन होता रहता है, फिर अलग से यूनाइट होगा, फिर अलग बना लेता है, मतलब क्रिएशन करता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है। यही था। देखिए फिजन क्या है? व्हेन न्यूक्लियर ऑफ एटम स्प्लिट्स इनटू सेवरल पार्ट्स, देखिए स्प्लिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। न्यूक्लियर ऑफ एटम स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स। एंड फ्यूजन क्या होता है? व्हेन न्यूक्लियर फ्यूज टुगेदर, या जो है फ्यूज करते हैं, एक साथ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए, एंड न्यूक्लियर एनर्जी बोथ आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। और ये जो दोनों हैं ये सन्स एनर्जी से नहीं मिलते हैं भाई। ये तो यूरेनियम होता है ना, मिनरल होता है, वहाँ से ये सब बनते हैं, हाईली एनरिच्ड करके 60% अराउंड। सो बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ये जो है कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? सन्स एनर्जी से डिराइव्ड होते हैं, ठीक, अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ विंड इज, जो विंड का एनर्जी है ये क्या है? काइनेटिक है। एनर्जी ऑफ विंड इज काइनेटिक होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ विंड इज क्या होता है? काइनेटिक। देखिए मोशन में होती है ना, इसलिए काइनेटिक होता है। पोटेंशियल मतलब होता क्या है? मतलब जो कुछ रखने की क्षमता हो, जैसे इतना पोटेंशियल है यहाँ पे पेट्रोल है, बस मतलब वो
रेंज बताते हैं कि इतना जो कैपेसिटी, मतलब पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी बोलते हैं, काइनेटिक मतलब मोशन होता है, ठीक। बस 3 बोलते हैं पोटेंशियल का। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, जो ऑल मूविंग थिंग्स है ये काइनेटिक एनर्जी है इनके पास, ठीक है। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी, इट इज एनर्जी, ऑल मूविंग थिंग्स हैव ए काइनेटिक एनर्जी, इट हैज एनर्जी possessed by an object due to its motion or movements. Wind energy is the kinetic energy of air in motion, जो wind energy होती है एक kinetic energy होती है of air in the motion, ठीक, of air in the motion. Wind energy is the kinetic energy of air in the motion. The kinetic energy of the wind energy can be converted into mechanical and electrical energy, ठीक है। एक कन्वर्ट होता है, जो विंड एनर्जी होता है, जो टरबाइन जो लगा होता है ना, वहाँ पे भी विंड टरबाइन होती है, तो वहाँ से तो एयर से मूव होता है विंड टरबाइन, तो मैकेनिकल में चेंज हो जाता है। जो एयर होती है मूव करती है ना, ये इसको जो फैन होते हैं विंड टरबाइन के, तो वो मैकेनिकल में हो गया। अब वो जो मैकेनिकल जो है टरबाइन से को मूव करके वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर देती है, ठीक है। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए विंड पावर होता है, उसका जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी, जिससे मैकेनिकल होती है, वो काइनेटिक नहीं होती है, वो मूव करती है। हर मूविंग चीज जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जैसे विंड फैन तो आप देखेंगे ऐसे रहती है ना, तीन फैन हो जाते हैं, कहीं कहीं देखते होंगे, ठीक है, या 2 फैन हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो इनका जो है मूव करते हैं, जब एयर बाती है ऐसे ऐसे आके, ठीक है, इनको मूव करा देते हैं। यहाँ पे टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है, टरबाइन लगे होते हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक तार जुड़ा होता है यहाँ से पोल से, ठीक है, यहाँ पोल से जुड़ा होता है। अब यहाँ से ये मूव करा, जैसे फैन मूव करता है, ये फैन मूव करता है ऐसे ऐसे। अब यहाँ से टरबाइन में घूमती है, टरबाइन जो है एक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर देती है इसी मैकेनिकल को, एक काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होता है ना, तो इसीलिए बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक काइनेटिक एनर्जी के थ्रू चेंज होता है एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The term wind energy or wind power describes the process by which the wind is used to generate mechanical power or electricity. Or electricity. Wind turbines converts the kinetic energy of the wind into mechanical power. Kinetic energy को mechanical power में convert करती है। This mechanical power can be used for specific tasks such as grinding grain, pumping water or generator. Convert this mechanical power into the electricity में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। विच आर द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा जो है इन्वॉल्व रखता है इसका फ्रिक्शनल फोर्स का। तो यह जो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी से फ्रिक्शनल फोर्स जो है रहता है। जैसे आप देखते होंगे कोई जैसे फर्श पे जो है एक हैवी जो वस्तु रहती है ना, मूव करा रहे हैं, ठीक, जाले तलवार जैसे देखते होंगे, तलवार रहती है, चाकू होता है, आप उसको मूव करते हैं किसी फर्श फ्लोर पे, ठीक है, तो आप देखते होंगे उससे निकलती है क्या, चिंगारी निकलती है, तो उसको हीट एनर्जी हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ठीक है, किसमें काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी ये निकलती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई टू स्टैटिक कंडीशन एज वेल एज इन मूविंग कंडीशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है अप्लाई होता है इन स्टैटिक कंडीशन एज वेल एज इन मूविंग कंडीशन, ये अप्लाई हो जाता है। The respective coefficient of friction are called static coefficient and dynamic coefficient. While in the static condition there is no displacement, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। No work done, hence no energy conversion. It is the dynamic condition, there is a movement against the frictional force, that there is energy loss by way of heat, energy loss होती है हीट के द्वारा। In other words, kinetic energy of movement is converted into heat. काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, हो जाता है। एनर्जी कन्वर्जन ड्यू टू फ्रिक्शन डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी।
Even when an object is falling in air, its potential energy first gets converted into kinetic energy and then heat or sound energy. ठीक है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एयर से फॉल होती है ना, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है वो होता है ना, या कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, खूब तेज मूव करती है, और देन हीट और साउंड एनर्जी। जैसे देखता हूँ कोई स्पेस जो शिप आती थी पहले, देखता हूँ वो जो है आग पकड़ लेती थी, वो जब मूव में जाती थी एयर से टकराती थी ना, तो उसमें हीट पैदा होने लगती थी और साउंड भी पैदा करती थी। जैसे देखते होंगे जो थंडर बोल्ट होता है ना, थंडर बोल्ट होता है, उसमें जो है आयनाइज जो चार्ज पार्टिकल जो है टकराते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इतना हैवी जो है फ्रिक्शन होता है, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट जो पैदा हो जाती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज पैदा होता है ना, हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, सीधे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, हीट पैदा हो जाती है, और वही जो हीट होती है ना, इतना जो है तेज फ्रिक्शन करती है, साउंड क्रिएट करती है। उसमें से जो लाइट होती है उसका स्पीड फास्ट होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड कितना होती है, साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होता है, और हीट और लाइट की 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसकी स्पीड हाई है तो इसलिए पहले लाइट आती है, जो सन होता है इसका इतना मीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए इसका लेस होता है, ठीक है ना। इन बैटरी इट्स केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी होती है उसका केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एज वेल एज हीट, और उसको हीट में कन्वर्ट हो जाती है। बट फ्रिक्शन हैज नथिंग टू डू इन सच कन्वर्जन। फ्रिक्शन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच कराना है, बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से आप मैच कराइए। एनर्जी कन्वर्जन होगा एंड डिवाइसेस मैकेनिज्म, ठीक है। लाइट टू इलेक्ट्रिक, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन एंड डिवाइस मैकेनिज्म। लाइट टू इलेक्ट्रिक में कौन चेंज करता है बताइए। जो सोलर सेल से ना लाइट आती है सनरेज की, उससे जो है इलेक्ट्रिक फोटोवोल्टिक जो सेल होती है उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक टू साउंड बताइए, जो लाउड स्पीकर होता है ना वो इलेक्ट्रिक साउंड कन्वर्ट करता है। मास टू हीट, जैसे जो यूरेनियम होता है उससे हीट कन्वर्ट करता है। केमिकल टू हीट एंड लाइट बताइए। केमिकल टू हीट एंड लाइट क्या होता है यार, अच्छा यहाँ हो गया। तो केमिकल होता है उसको जो है फ्यूल नहीं होता है, वो फ्यूल कंबशन हो जाता है, उसको हीट में जनरेट कर देती है, और लाइट में भी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल, लाइट टू इलेक्ट्रिक से सोलर एनर्जी होता है, ठीक है। लाइट टू इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू साउंड, लाउड स्पीकर, लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सेल, क्या होता है, सोलर सेल होता है लाइट टू इलेक्ट्रिक से। एंड इलेक्ट्रिक टू साउंड से क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। मास टू हीट से क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मास जो होती है यूरेनियम से हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा। एंड केमिकल टू हीट एंड लाइट, ये फ्यूल कंबशन होता है यहाँ से, ठीक है। केमिकल टू हीट एंड लाइट क्या होता है, ये फ्यूल कंबशन होता है यहाँ से। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। इनमें से कौन जो वाले पर्सन है जो स्पीड को डिफाइन किए थे, तो ये थे गैलीलियो साहब थे, जिन्होंने स्पीड को डिफाइन किया था। ये पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, और गैलीलियो साहब ने डिफाइन किया था क्या, स्पीड को, ठीक है। इन्होंने जो है स्पीड को डिफाइन किया था। Italian physicist Galileo Galilei is usually credited with being the first to measure speed by considering the distance covered and time it takes. Galileo defined speed as the distance covered per unit of time in equation form, that is v equals to d by t, where v equals to speed, d equals to distance, and t is time.
After that, Newton propounded the laws of motion to describe the motion of bodies and objects. Yeah. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे क्या बोलते हैं बताइए। जैसे कोई वस्तु यदि चल रही है, कब तक चल रही है और चलती रहेगी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर अप्लाई नहीं हुआ है तो चलती रहेगी। यदि कोई वस्तु स्टैटिक है, मान लीजिए स्टैटिक हुई या मूव ही नहीं कर रही है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ये बता रहे हैं। एक मिनट ऐसे है कोई वस्तु, ये वस्तु मान लीजिए यहीं पे है, ठीक है, यहीं मान लीजिए ये बस है, ठीक है, यहीं पे रुक गई है। अब भाई चल ही नहीं रही है, क्यों नहीं चल रही है? सब पुलिस वाले पूछ रहे क्यों नहीं चल रही है। एक आदमी आके बोलता है सर इसमें जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा है। पुलिस वाले ने बोला ठीक है चल लगा है, ये जो हम लोग पीछा कर रहे हैं क्यों चलती जा रही है। तो फिर वो आदमी बोला सर इसमें ब्रेक फेल है, और ब्रेक फेल है और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसी चलती जा रही सर, ठीक है, इसको आगे से रोकिए, यहाँ से मत रोकिए, ये चलती रहेगी, क्योंकि जिसमें जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा है। पुलिस वाला बोला इसमें भी फर्स्ट लॉ है, कौन लॉ हो गया जिसमें स्टैटिक में भी फर्स्ट लॉ और जो है मोशन में भी फर्स्ट लॉ। तो वही बोलता है कि भाई स्टैटिक रहे या मोशन रहे, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर अप्लाई नहीं हो रही है तो यह जो है इसी जिस कंडीशन में वो इसी कंडीशन में रहेगी, ठीक। तो वही बोल रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम, जैसे है वैसे ही रहेगी। इनर्शिया मतलब जड़त्व बोलते हैं, या सेम कंडीशन बोलते हैं इनर्शिया मतलब, ठीक है, मतलब कोई रिस्पॉन्स न देना, इनर्ट, ठीक है, इनर्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। So B will be your answer, law of inertia, ठीक है। Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. It states that if an object is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at a rest or keep moving in a straight line at constant speed unless acted upon by an unbalanced force. Inertia is a tendency of an object to remain in a state of rest or uniform motion unless a force acts upon it, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, ठीक ठीक ठीक। As the train starts moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of, जैसे यदि कोई आदमी इसमें बैठा है, मान लीजिए बस है, एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी बैठा है। अब भाई सब बैठे हैं, चल रही है, अब यहाँ पे अचानक ब्रेक लग गई, यहाँ ब्रेक लग गया, अब सीधे पीछे की तरफ आ गए, अपनी का सर जो टकरा गया पीछे जो गद्दी थी। अब बोले क्या क्या हुआ, इसमें कौन सा नियम लगेगा बताइए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। यदि आगे की तरफ जाते हैं तो आगे की तरफ क्या बोलता, तब बोलता मोशन वाला, लेकिन जो है पीछे की तरफ लड़ गए, सर टकरा गया, ठीक है। अब उसको जो है सर टकरा गया, किसी को दिखा भी नहीं सकते कि दर्द कर रहा है भाई, लेकिन टकरा गया है, ठीक है। अब मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब, लेकिन सोच लिया अंदर सोच रहे हैं भाई कैसे टकरा गया मैं यार, गाड़ी तो आगे चल रही था, हम पीछे क्या टकराए। ट्रेन है ना, ये वाली ट्रेन ही है, तो ट्रेन अब ब्रेक लगाई, आगे चल रही था, हम पीछे क्यों टकराए। तो उसमें था, तो लेकिन बोला भाई ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, कि आप जहाँ पे हैं वो आप वहीं पर आना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी जो है आगे चल रही है, ठीक है, आगे चल रही है, लेकिन आपका जो है बॉडी जो है यहीं पर आने की मतलब इंसिस्ट करता है, ठीक है, वो आगे नहीं जाना चाहता है, इसीलिए आप जो है आगे नहीं पीछे में रह गए, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसमें, तो इनर्शिया रेस्ट हो गया, ठीक है, तो वही बोल रहा है, ठीक है। According to Newton's first law of motion, sometimes referred to as the law of inertia, which states that an object at rest stays at rest and in motion remain in motion with the same speed and in the same direction unless is acted upon by an external force. When a train suddenly starts, the passenger tends to fall backward. This is because the lower part of the body, which is in contact with the train, begins to move, while the upper part of the body tends to maintain its speed, maintain its position due to inertia of rest की वजह से ये सब लोग करते हैं। उनका जो लोअर बॉडी होता है ना, टच कराता है ट्रेन से ही, वो आगे मूव करने सोचता है, लेकिन जो ऊपर वाला बॉडी है
वो तो भाई सोचता हम जहाँ वहीं रहेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। जो नीचे वाला में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है ना, जैसे ट्रेन आगे जा रही है, ऊपर वाला तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो सेम कंडीशन में रहना चाहती है। एज ए रिजल्ट द अपर पार्ट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। ठीक है, अपर पार्ट होती है बैकवर्ड में फॉल कर जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ठीक है, ब्रेक खत्म, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो हम न्यूटन वाला पढ़ रहे थे। फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है थर्ड लॉ भी इम्पोर्टेंट है, रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है कि एवरी रिएक्शन हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। मतलब आपका फल कभी बर्बाद नहीं जाता, इतना याद रखना। मतलब आपको मेहनत बर्बाद नहीं जाती, उसका फल किसी न कुछ किस रूप में मिलता है। तो मान लीजिए आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। बहुत से लोग थक हार मान लेते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता उसको फल मिलता है किसी न किसी अदर रूप में। ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। मतलब जो एनर्जी रहती है, अभी ने बोला इसमें एनर्जी, ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या बोला है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप जो एनर्जी है वो आप ही के अंदर है ना। हाँ,
वो तो कहीं सब बाहर से आई नहीं है, आप ही के अंदर है, तो कहीं वेस्ट नहीं जाएगी, वही रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right. मतलब ऐसे बस जा रही है और सीधा राइट ऐसे मुड़ गई, ऐसे ऐसे ओ ऐसे मुड़ गई। ठीक है, यहाँ भाई साहब बस जा रहे थे, बस तो भाई साहब बैठे थे। अब जो है सडनली वह साइड मुड़ गया, तो पैसेंजर सिटिंग इन द बस किस साइड जाएंगे? बस ऐसे मुड़ी, ऐसे ऐसे मुड़ी, यहाँ पे सीधा मुड़ी ना, यहाँ पे हाँ? ऐसे जो रहेंगे लोग हाँ? किस साइड जाएंगे बताइए? इस साइड में जाएंगे ना, हम्म इसी साइड मुड़ेंगे। डायरेक्टली बस इधर जब मुड़ रही है तो इस साइड मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, इमेजिन करके देखिए तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, बेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, कैसे लेफ्ट राइट साइड मुड़ेगी। ठीक है, पिक्चर बढ़िया बनना चाहिए। नहीं यार, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहाँ से लोग जा रहे हैं, मान ली बस यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई ना, मुड़ गई सडनली, वो इस साइड की मुड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ तो लोग मुड़ जाएंगे। तो सी विल बी योर आंसर। ठीक, सी if a bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly, then the passenger sitting on the bus will bend towards the left side. Initially the passengers and the bus both are moving in the same direction. When the bus suddenly takes a right turn, the lower portion of the passenger who are in contact with the bus tends to move in that direction. मतलब in that direction मतलब जो lower part है, जो बस से कांटेक्ट है ना, तो वह जो है उसी साइड में मूव करेगी जिधर बस मूव करेगा, मतलब वो राइट साइड में मूव करेगा। लेकिन जो अपर पार्ट है वो किसी कांटेक्ट में नहीं है ना, तो वह सीधे जाना चाहेगी, तब जो है इसलिए लेफ्ट मुड़ जाएगी। बट अपर पोर्शन ऑफ द पैसेंजर विल बी थ्रोन टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो है किस साइड में चले जाएंगे? लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किसके कारण है? इनर्शिया डायरेक्शन के कारण ये है। ठीक है ना, किस कारण है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए देखिए 22 क्या बोल रहा है? स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद, स्टैटिक साइंस है किससे एसोसिएटेड है? ये जो है सिचुएशन ऑफ रेस्ट, जैसे रहेंगे। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट से होता है मतलब ना, तो जैसे आप रेस्ट में रहेंगे तो आप वैसे रेस्ट में रहेंगे यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट। किससे एसोसिएटेड है? ये सिचुएशन ऑफ द रेस्ट से रिलेटेड है। 23 क्या बोल रहा है? A man standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling. A man है, standing है on completely frictionless surface, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं वहाँ पे, can propel himself by whistling. If no external force acts on a system, its momentum cannot change. Standing on a completely frictionless surface can propel himself by whistling. सही बात है। If no external force acts on a system, its momentum cannot be changed. ये भी क्या लग रहा है? सही बात लग रहा है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। Can propel himself by whistling, and if no external force acts on a system, its momentum cannot change. ठीक है, तो कोई external force ही नहीं लग रहा है तो भाई से मूवमेंट भी नहीं होगी, तो इसमें कहाँ से मोमेंटम आएगा? मोमेंटम मतलब मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ, मूवमेंट नहीं आएगा ना, तो ये भी सही हो गया। तो लेकिन दोनों से रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना। फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हीटलिंग, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो इसलिए बी विल बी योर आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थर्ड क्या बोल रहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाइल व्हीटलिंग अ मैन यूजेज हिज ब्रेथ एज ए प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ। मोमेंटम, वो अपना ब्रेथ को यूज कर रहा है टू बैलेंस हिमसेल्फ। ठीक है, मोमेंटम इज a property that a moving object has due to its mass। ठीक है, मास एंड मोशन के थ्रू या जो है मोमेंटम मिलता है इसको। When there is no external force applied on any object, इस मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज। इसका जो मोमेंटम है यह चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हेंस जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज, मतलब जो आइस है यार, यहाँ पे कैसे मूव करेंगे जो कोई फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा।
तो इसका क्या रीजन है, आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, इसलिए उस पे आप लोग मूव नहीं कर सकते इजिली, ठीक है। It is very difficult to walk on the ice than on the road because ice has a lesser friction than the road, क्योंकि जो ice है less friction है road की बजाय। The roughness of road surface gives you much frictional force, जो roughness of road है वो आपको बहुत ज़्यादा frictional force देता है, which enables you to move forward on the road, जो enable करता है किस तरफ, forward की तरफ road में, ठीक है, ताकि आप road में forward की तरफ move कर सकें। Consider the following statements and conclusions which can be drawn from it. Choose the correct conclusion, इसमें correct conclusion आपको choose करना है, बताइए क्या होगा सही। In starting a loaded cart, one has to push harder than to keep it moving, ठीक है, मतलब कोई लोडेड कार्ट है उसको पुश करने ज़्यादा टाइम लगता है देन, ठीक है, इसको मूविंग करने में, ठीक है। क्यों देयर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग, जब कार्ट जो है देखिए उसकी कोई चीज़ जो है पुश कर रहा है तो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब वह मूव करती है तो फ्रिक्शन जो है लेस हो जाता है, यही बोल रहा है, सी विल बी योर आंसर। द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इन प्लेस इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन that slows down a moving object. In other words, once you start an object moving, the friction decreases from the static portion holding the object in a place. You have seen this trying to slide a heavy box across the floor. It may be very difficult to move, but once you start sliding, it is easier to push. ठीक है। A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. ठीक है, मतलब पीछे कर लेता है जो गोलकीपर होता है अपने हाथ को जब वह शॉट मारता है गोल पे। दिस इनेबल्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, जब कोई शॉट आती है ना गोल का तो अपने जैसे उस हाथ मारता है वो पीछे कर लेता है ताकि उसका जो उसका फ्रिक्शन रहे, फोर्स रहे, कम लगे, ठीक है। डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्यों, दिस इनेबल द गोलकीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ए विल बी योर आंसर, या डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक है ना, सो ए विल बी योर आंसर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू m इंटू ए, F क्या है, m इंटू ए है, ठीक है, F इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी, ये फार्मूला थोड़ा याद रखना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है, F इक्वल्स टू m, और ये बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, है जो v माइनस यू क्या है, यह जो है डिफरेंस है वेलोसिटी का, जो v जो है लास्ट वेलोसिटी है, u जो इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, ठीक है। So by pulling his hands backward, the goalkeeper increases time to hold the ball. By increasing the time, he decreases the force, rate of change, and momentum applied by the football on him. In other words, the goalkeeper pulls his hands backward while holding the ball short at the goal to reduce the rate of the change of momentum, while in turn reduces the force exerted on the hands by ball. ठीक? For every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है? For every action there is an equal and opposite reaction. The law given by Newton ने दिया था, थर्ड लॉ बोलते हैं इसको ना। For every action there is an equal and opposite reaction is known as the Newton's third law, इसको बोलते हैं। The statement means that in every interaction there is a pair of forces acting on the two interacting objects. The size of the force on the first object is equal to the size of force on the second object. The direction of the force on the first object is opposite to the direction of the force in the second object. ठीक, centripetal force is responsible to, जो centripetal force है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए, keep the body moving along the circular path, keep the body moving along the circular path। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जैसे ये रोड है, ठीक है, जा रही है सीधे मूव करना है, ठीक है, यहाँ पे टर्न है ना,
अब यहाँ पे टर्न हो रही है, तो यदि कोई फोर्स जो है सेंटर की तरफ से यहाँ पे एक सर्कल बन जाती है, एक तरह से सर्कल बना लीजिए, ऐसे आप टर्न ले रहे हैं, यदि ये अंदर की तरफ कोई फोर्स एक्ट करे, ठीक है, सेंटर की तरफ, इसका जो सेंटर हो गया ना, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर हो गया, यदि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल हो गया, ठीक है, ये जो है सेंट्रीपिटल हो गया। यदि आउटर साइड की, मतलब जैसे गाड़ी मुड़ रही है ना, ऐसे ऐसे मुड़ रही राइट साइड में, तो अंदर की तरफ काम कर रही है तो सेंट्रीपिटल हो गया। यदि आउटर साइड में इसको बैलेंस रखती है तभी ना गाड़ी गिरती नहीं है आउटर साइड में। तो आउटर साइड में कौन सी, यदि आउटर साइड में फेंक रही है वाली, आउटर साइड में वर्क कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, ताकि आउटर साइड में जाते हुए अंदर साइड में आ जाती है, ठीक है, तो इसको ये अंदर खींचती है तो बैलेंस हो जाती है, और ये आउटर साइड में मूव करता है, नहीं तो अंदर नहीं गिर जाती है, नहीं तो सीधे गाड़ी अंदर गिर जाती है। दोनों बैलेंस करके रखते हैं दूसरे को। क्या, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बॉडी को मूव करती है अलोंग द सर्कुलर पाथ में, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। Newton's first law of motion states that an object moving at constant speed will continue that motion unless acted on by an outside force. This means that circular motion, unless acted on by an outside force, तो उस पर कोई आउटसाइड फोर्स जो है एक्ट न किया जाए, ठीक है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्ट आउटसाइड फोर्स एक्ट न किया जाए। दिस मीन्स दैट सर्कुलर मोशन कैन ओनली हैपन इफ देयर इज ए सेंटर सीकिंग force, otherwise things would just travel in a straight line rather than curved line of circular path. Centripetal means center seeking, so centripetal force is used to refer to the force experienced by an object traveling in a circular, ठीक है, जो सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ एक्ट करती है सेंट्रीपिटल होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज्ड टू रिफर टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल, जो कोई सर्कल में मूव कर रही है तो वही जो है बैलेंस रखती है। अब जैसे कुआं होता है, इसमें गाड़ी मूव करती है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, ऐसे ऐसे गाड़ी मूव करती है ना कुएं में ही, हाँ, यहाँ पर सेंटर तो रहती है, तो कैसे मूव करती है, क्योंकि इसमें जो है काम करती है कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, को जो है दीवार में चिपका के रखती है सेंट्रीफ्यूगल आउटर साइड में, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं मूव करती, हवा में चल जाए। अब इसी हवा वाली भी है, ऐसे कुआं रहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे करते रहते हैं, दीवार पे ही चलाते रहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंटर की तरफ बैलेंस रखते तो रोड वाली रहती है, तो वही बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन spins a ball attached to a rope horizontally above his head, रोप ट्रांसमिट से, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक है, और हाथ में एक रस्सी लिया है, हाथ में इसके हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी में कुछ बंधा है, घुमा रहा है चारों तरफ, क्या होगा, चारों तरफ घुमा रहा है, फिर रस्सी में उसके हाथ में वो रस्सी बंधी है ना, तो जो अब जो है हाथ की तरफ खींचती है, खुद से घुमाएंगे कोई रस्सी, उसमें कोई पत्थर बांध लीजिए, हाथ की तरफ जो एक्ट कर रहा है ना वो सेंट्रीपिटल हो गया, और जो उसको जो है बाहर की मूव रखने की कोशिश करता है, पत्थर को खींचा रहता है ना, ताने रखता से, रस्सी ताने रखता है एक को, सेंट्रीफ्यूगल ताने रखता है, और सेंट्रीपिटल जो है अंदर की तरफ किया रहता है, ठीक है, नहीं तो सीधे बाहर चली जाती ना, पत्थर जो गिर जाता बाहर ही, तो इसको अंदर की तरफ खींची रहती है, हाथ में टाइट रहती है, यही बोल रहा है, द rope transmits the centripetal force from the muscles of the hand and arms, causing the ball to move in a circular path. In a special case of the Earth's circular moving around the sun, or any satellite's circular motion around any celestial body, the centripetal force causing the motion is the result of the gravitational attraction between them. जो अर्थ जो है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ जो है मूव करती है इसके पीछे सन के चारों तरफ, तो कैसे मूव करती है, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये अपनी तरफ खींचती है अर्थ को, और अर्थ जो अपनी तरफ इसको सन को खींचता है, खींच नहीं पाता है, कम है, एक फिर खींचने का प्रयास करता है, तो दोनों बैलेंस रखते हैं ना एक दूसरे को, फिर डिस्टेंस में ना, डिस्टेंस हाई है तो इतनी दूरी पे तो बैलेंस रख लेता है अर्थ को, ठीक है। An effective Coriolis force results from an effective Coriolis force, किससे आता है, अर्थ के रोटेशन से आता है Coriolis force।
कोरियोलिस फोर्स जैसे होता है नॉर्थ, ऐसे होता है, ऐसे आती है ना, ये जो राइट साइड मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे आती है और राइट साइड मुड़ जाती है। तो इसी तरह मुड़ते हुए किसके थ्रू होता है, ये अर्थ के रोटेशन की तरफ बनाते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो है ये डायरेक्शन हो जाती है राइट तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और जो है एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड चली जाती है। ये तो राइट साइड हो गई, यहाँ से भी चलेंगे लेफ्ट साइड में चली जाती है, ठीक है। इस तरह ये काम करता है, ठीक है। वह किसके कारण होता है, अर्थ रोटेशन के कारण होता है। सो बी विल बी योर आंसर हो गया। In physics, the Coriolis force is an inertial or frictional force, frictious force that acts on object in motion within the frame of reference that rotates with respect to an inertial frame. In popular, non-technical usage of the term Coriolis effect, the rotating reference frame implied is almost always the Earth. An effective Coriolis force is caused due to rotation of the Earth. ये किसी कारण होता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ कारण होता है। दिस फोर्स causes motion, causes moving objects on the surface of the earth to be deflected to the right with respect to the direction of travel in the northern hemisphere में ये जो है हम लोग उसी डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ देखते हैं नॉर्थ से, तो राइट साइड में होती है, एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और जो यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव कर देती है। यही बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे है ना, ऐसा अर्थ है ना, इधर से इस तरफ जाती है लेफ्ट साइड में। यदि आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, इस साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे इधर साइड में राइट साइड में चली जाती है। यदि आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप जो है यहाँ पे खड़े हैं इस साइड में, ठीक, इससे इस मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन पोजीशन। तो यह लाइन जो है इंपॉर्टेंट है कि जो है कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट किस तरफ होती है, राइट की तरफ होती है। कौन, कोरियोलिस फोर्स, और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। कौन, कोरियोलिस फोर्स, कौन, कोरियोलिस फोर्स। तो याद रखना, पूछता एग्जाम में। न्यूमेरिकल कभी पूछता नहीं यार, लेकिन अब पूछता है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसको बिलीव करना पड़ेगा भाई। आप मत करना एग्जाम पहुंच के ट्रेंड चेंज हो गया है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं कंप्रेहेंसिवली, वी हैव टू स्टडी बिकॉज अर्लियर दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड ना, सो एनी टाइम दे कैन चेंज देयर पैटर्न, so we should be careful. A man jumped at a speed of 5 meter per second, ठीक है, from stationary boat, and the boat moved up with a speed of 0.5 meter per second. How many times is the mass of the boat greater than that of the man? कितने टाइम जो है उसके मैन से ज़्यादा है। बताइए क्या करा था, जो मास मैन का मान लीजिए हम है, ठीक है, बोस का एन, जो बोट का एन मान लीजिए, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मोमेंटम बोट एंड मोमेंटम पर्सन बिफोर जंप कितना हुआ है, 0 होता है बिफोर जंप से। तो क्या पूछ रहा है, मोमेंटम जंप जब करता है तो 5 मीटर पर सेकंड से मूव करता है, और ये यहाँ पे, ठीक है, कि क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड, और जो मोमेंटम होता है, ठीक है, एम इंटू वी होता है, एम वी होता है ना, तो ये वेलोसिटी वाला 5 रख दिया यहाँ पे। ये मास है, अब प्लस एन वाला क्या है, मैन का जो मास होता है, ये क्या है, एन जो है ये बोट का मास है, एम मैन का वाला, एन बोट का मास हो गया, ठीक है। ये जो है ये हो गया, ठीक है, तो घटा दो यार, जो मैन का मास में से ये बोट का मास घटा दो, 0.5 टाइम्स बोल रहा है ना, 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड बोल रहा है स्पीड, ठीक है, बोट का। तो इसको रख दिया, तो घटा दें कितना आएगा, पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कि जो एनर्जी जो कभी लॉस तो होती नहीं है ना, इसके एनर्जी तो सेम ही रहेगा, तो 0 कर दिया। तो वही पूछ रहा है, निकाल लो एन बाई एम, तो 5/0 मैंने 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब रहेगा, ठीक है। मैन का जो बोट का पूछ रहा है, व्हाट इज द हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन मैन, तो मतलब जो बोट का मास होगा 10 टाइम्स ही बड़ा होगा यार मैन से, ठीक है। यही से पूछ रहा है 10 टाइम्स। व्हाट विल बी द डे ब्रोगली वेवलेंथ,
what will be the de Broglie wavelength of a ball of mass 0.12 kg moving with a speed of 1220 मीटर पर सेकंड। मतलब यम दिया है कितना, यम कितना दिया है भाई, यम दिया 12.12 kg एंड वेवलेंथ पूछा है ना, वेवलेंथ पूछ लिया है यहाँ पे देखिए। तब डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लिया इसमें यार, तो आप बता रहे पता होना चाहिए ना क्या पूछा है, व्हाट विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई ये तो आपको पता होना चाहिए यार, मतलब जस्ट पिछले साल यूके पीसीएस में पूछ लिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। तो बताना इसको, आप बताइए कैसे क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बताइए। क्या होगा, क्या होगा इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो इसका वेवलेंथ में फार्मूला होता है कि एच बाई पी होता है, पी इक्वल टू मोमेंटम होता है, पी को किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम से, और पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो एम क्या मास है, वी वेलोसिटी यहाँ दिया है ना। अब पी का वेवलेंथ इससे लैम्डा से भी डिनोट कर सकते हैं ब्रोगली वेवलेंथ को, लेकिन आई से भी डिनोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, एच क्या प्लैंक कांस्टेंट। अब भाई प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता होगा तब ना कुछ होगा। थोड़ा डीप में पूछ लिया, डीप क्या है ये लोग पूछते रहते हैं, स्टेट वाले यूपीएससी वाले पूछते हैं, कम पूछते हैं, लेकिन स्टेट वाले ज़्यादा पूछते हैं। एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, इसको जो है एवोगाड्रो नंबर भी बोल सकते हैं, 6.63 × 10⁻34। ये प्लैंक डिफरेंट होता है, एवोगाड्रो डिफरेंट होता है इसमें। तो प्लैंक कांस्टेंट कितना होगा, 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड, ठीक। तो इसको याद रखना। भाई लो तो वही दिया, एम तो दिया ही है, अब वी दिया ही है। अब क्या करना, फार्मूला जिसको पता है वो कर लेगा, एच बाई पी, पी मोमेंटम एंड मोमेंटम निकालने का फार्मूला क्या है, एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम निकालने का फार्मूला पी इक्वल टू, ठीक है। तो एच बाई क्या होगा, पी होगा ना। एच बाई पी हो जाएगा, पी इक्वल टू एम इंटू वी हो गया, ठीक। अब प्लैंक का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। तो प्लैंक की वैल्यू कितना हो गई, ये 6.63 × 10⁻34 हो गया, अपॉन 0.2 इंटू 20 रख दीजिए मीटर पर सेकेंड, कितना जो वैल्यू आएगा वही इसका हो जाएगा वैल्यू, 2.76, ठीक। ये थोड़ा टफ मान जो पढ़ा रहेगा कर लेगा यार, पढ़ने वाला कोई टफ नहीं है, लेकिन भाई मैथ्स में टफ है, मुझे जितना लगता है यार 98% लोगों के लिए टफ होगा ये, 99 मान लीजिए यार, क्योंकि भाई इसको याद वही नहीं कर पाएगा। मैं तो इतना पढ़ा था नहीं, इसको तो नहीं पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एच बाई पी होता है इसका, ठीक है। अब देखिए 32 क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ ट्रक, अ कार एंड अ मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें जो इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन क्या होगा तब, तब क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी सेम इन होगा, और इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेज, मतलब फोर्स जो है इक्वली अप्लाई हो रहे हैं, मतलब इक्वल काइनेटिक एनर्जी भी है और फोर्स भी इक्वल है, तो कहाँ रुकेंगे, उनका जो है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ इतना, तो सेम ही डिस्टेंस पर रुकेंगे ना यार, कहीं पे भी रहे उनका जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल मतलब काइनेटिक एनर्जी है और फोर्स भी इक्वल लगा रहे हैं, तो वही सेम ही ना जगह रुकेंगे। जैसे ये गाड़ी यहाँ पे आ रही है, गाड़ी आर्मी गाड़ी हमारी चल रही है, स्पीड सेम है,
अचानक जो इन लोग को जो ब्रेक लगाते हैं इक्वली, मतलब सेम, मतलब इक्वली लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस सेम 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 नथिंग, यही होगा सी विल बी आंसर। ठीक है। If the objects have equal kinetic energy and if equal stopping force is applied on them, then they would stop at the same distance. Okay, x y x equals to y equals to z. The ratio of kinetic energy of two bodies of the same mass is 4:9. जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। अब ये पूछ रहा है k1 बाई k2 इक्वल्स टू, तब फार्मूला तो निकल ही जाएगी। क्या बोल रहा है, द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडी ऑफ सेम मास सेम है, तो एम कट जाएगा यहाँ पे। इज 4:9, तो वी वन स्क्वायर बाई वी वन, तो वी वन बाई, अरे यार इतना सिंपल था यार, 2/3 नहीं निकल पाएंगे यार, यही था। बस आपको ये पता होना चाहिए k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, याद रखना है। ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम 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 जो है, एम वी जो है पोटेंशियल एक तरह से बोल सकते हैं, पी इंटू वी बोल सकते हैं। ठीक है, पी का फार्मूला क्या होता है, एम इंटू वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो वही है, समझ लीजिए। लेकिन एम वी वन स्क्वायर की याद रखिएगा। ठीक है, हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो के वन इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 स्क्वायर, वी वन बाई वी टू का रूट में आ जाना। ठीक, 4/3 तो 2:3। साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बियरिंग बिकॉज, साइकिल्स एंड कार्स हैं यूज करते हैं क्या, बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं बताइए। 2013 पूछ लिया था। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। ये इफेक्टिव एरिया है ना, कॉन्टैक्ट उनका जो व्हील और एक्सल का, वो रिड्यूस हो जाता है। इससे जो है उनमें कॉन्टैक्ट बना रहता है, वो तेज चलती हैं। ठीक है, बैलेंस बना कर रखती हैं। और यहाँ को क्या बोल रहा है, एक्सल एरिया भी कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इंक्रीज हो जाएगा, तो कैसे चलेंगे आगे, टूट नहीं जाएगा, वही गिर जाएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इंक्रीज हो जाएगा, तब भी वो चला जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव एरिया चला जाएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव एरिया, तो वो बैलेंस बना के चलती है। ठीक, व्हील एंड एक्सल। The purpose of a ball bearing is to reduce rotational friction and support radial and axial loads. Due to ball bearing, the effective area of contact between the wheel and axle is reduced. ठीक है, reduce हो जाता है, and the friction force always also reduce। जो frictional force होता है ये भी reduce हो जाता है। ठीक है, frictional force क्या हो जाता है, यह reduce हो जाता है इसकी वजह से। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, जो बॉल बियरिंग है यह कन्वर्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को, इसमें रोलिंग फ्रिक्शन है ना, जैसे साइकिल होती है उसमें बॉल बियरिंग यूज कर देते हैं, देखते होंगे रियर व्हील में एंड आगे वाले व्हील में, तो उसमें देखते होंगे वो मूव करने लगती है इजीली। ठीक है, तो स्टैटिक में रोलिंग, वो रोल करने लगता है, जो बॉल बियरिंग होता है रोल करने लगता है, ये देखते होंगे, तो रोलिंग फ्रिक्शन में ये मूव करने लगता है। ठीक है, आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें यूज होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में यूज होने लगता है। बॉल बेयरिंग और टाइप्स ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स बेयरिंग दैट कैरी लोड्स reduce friction and position moving machine parts while facilitating motion. The purpose of a ball bearing is to reduce rotational friction and support radial and axial loads. It achieves this by using at least two races to contain the balls and transmit the loads through the balls. In most applications, one race is stationary and the other is attached to the rotating assembly. A hover shaft, as one of the bearing races rotates, it causes the balls to rotate as well. Because of the balls are rolling, they have much lower coefficient of friction than if two flat surfaces are sliding against each other. They reduce surface contact and friction across moving planes. The ball bearings are used to convert static friction into rolling friction. Simply, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बेसिक जानिए। इमेजिन कर करके, जो साइंस होता है ना थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, उसमें इमेजिन कर करके अपना जो है सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में आपको इमेजिनरी पावर मतलब एप्लीकेशन पूछते हैं मैथ्स में, तो उतना ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, देखिए कहीं भी कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इतना देखिए नहीं पूछता इस टाइम में। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं पूछते हैं वो लोग। A person is sitting in a car which is at rest. जो है कार है रेस्ट में। The reaction from the load at each of the four wheels of the car is R. R है मतलब वहाँ पे इस व्हील पे। When the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of the front wheels vary?
जब रिएक्शन सेम है मतलब कार का आर है, सबका आर ही है ना, सबका आर ही है, बस सेम है, इक्वल भी होगा तो इट विल भी जो इक्वल रिएक्शन होगा भी तो इक्वल होगा ना सब पे, इक्वल इट विल बी इक्वल टू आर। कैसा होगा? इक्वल होगा आर पे। कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ रेस्ट और इन हॉरिजॉन्टल मोशन, and its weight should be equally distributed. The car is in vertical equilibrium in case of rest or in horizontal motion, and its weight should be equally. Car is in vertical equilibrium in case of rest or in horizontal motion, and its weight should be equally distributed in all the wheels that creates equal reaction on wheels. In both cases from the roads which maintains the car in equilibrium, यह maintain करता है कार को equilibrium में, otherwise torque will produce and car will topple. Otherwise torque will produce and car will topple, यह जो है topple हो जाएगा, ठीक है। Torque will produce and car will topple, ठीक। नेक्स्ट देखिए, an oil tanker is partially filled with oil and moves forward on a level road with a uniform acceleration. The free surface of oil, जैसे एक टैंकर है, जैसे एक टैंकर है मान लीजिए, इसमें ऑयल भरा है, ठीक है, चारों तरफ ऑयल भरा है, पूछ रहा है सीधे जा रही है, एक सीधे जा रही है, ठीक है, मतलब पार्सली पूरा नहीं फिल हुआ है, इतना फिल हुआ, ठीक है, यहाँ से सीधे जाते क्या होगा? द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, जो ऊपर वाला क्या होगा वहाँ पे, तो ये सीधे जा रही है, यहाँ पे क्या होगा बताइए? मतलब आगे जा रही है तो अपना जो मोशन आगे की तरफ बनाएगी ना, जैसे ये आगे जा रही है तो आगे जितना ऑयल है यार, ब्रेक नहीं लगा है, ब्रेक नहीं लगा है, ये जान लीजिए, ठीक है, अनमूव फॉरवर्ड मूव हो रहा है ना, तो अपने तरफ खींचेगी, जो खपत जा रही है यार, हाँ जा रही है उसी तरफ एयर भी जाएगी, ठीक है, एयर की बात छोड़िए, मतलब वो अपनी तरफ खींचेगी ना, जितना मास रहेगा पीछे, जितना भी मास रहेगा पीछे का सब अपनी तरफ खींचेगी, तो इधर की जो चीजें रहेगी इधर तक आ जाएंगी, ठीक है, आराम से इधर तक आ जाएंगे, स्पीड में रहेगी। अब यहाँ नीचे वाला पीछे खाली हो जाएगा, ठीक है, पूरा खाली नहीं होगा लेकिन एक कम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम ऊपर जैसे ब्रेक मारेगी सीधे नीचे पीछे आगे वाला पीछे चला जाएगा, यहाँ टूट जाएगा, लेकिन ये चल रहा है, ब्रेक नहीं मारा है, तो क्या बोल रहे हो आंसर क्या हो जाएगा? ये इंक्लाइंड हो जाएगा टू हॉरिजॉन्टल विद लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड, मतलब पीछे जो है डेप्थ हो जाएगा लार्जर एंड पे, वही बोल रहा है, ठीक। सो सी विल बी योर आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। When an oil tanker is partially filled with oils and moves forwards on a level road with uniform acceleration, the free surface of oil is inclined to the horizontal with larger depth at the rear end, ठीक है, वहाँ पे larger depth हो जाता है rear end पे। Consider the following statements, so consider कीजिए भाई, a four wheel car, a four wheel vehicle moving in a sharp circular path at high speed, okay? एक फोर व्हीलर कार है मूविंग इन शार्प सर्कुलर, जैसे शार्प सर्कुलर पाथ, जैसे ऐसे जा रही है, ऐसे ओ यहाँ मुड़ गई, एट हाई स्पीड व्हील मतलब सीधा मूव कर रही है, ठीक है, अब फोर व्हील व्हीकल मूविंग इन शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड, क्या होगा? ओवरटर्न अबाउट इज आउटर व्हील, ओवरटर्न अबाउट, ऐसे जा रही है कार, ठीक है, क्या होगा? आउटर व्हील जो रहेगा आउटर वाला तो इन ओवरटर्न करेगा इसको, तो नीचे वाला इधर ओवरटर्न अबाउट से इनर व्हील से थोड़ी होगा, इनर व्हील से जाता तो आउटर साइड वाला बाहर चला जाता, गिर नहीं जाता आदमी, इसकी आउटवर्ड भी गिर सकती है, क्योंकि यह जो है यदि सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ खींचती है, मतलब यहाँ सेंटर की तरफ खींचती है, यदि कम है और जो सेंट्रीफ्यूगल वाला ये बैलेंस करता है आउटसाइड ना, ये आउटसाइड बैलेंस करता है, इनसाइड बैलेंस करता है, तभी ना मेंटेन रखता है, इक्वली होना चाहिए ना, इक्वली होना चाहिए। लेकिन यदि यह कम हो गया इनर सेंट्रीपिटल तो बाहर गिर सकते हैं, ठीक है, स्पीड आउटवर्ड गिरेगी, गिरेगी भी तो हमेशा आउटवर्ड गिरेगी, इनसाइड की कभी नहीं गिरेगी यार, यदि स्पीड में चल रही है, ठीक है, हाई स्पीड क्या बोल रहा है, हाई स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो बाहर गिरेगी, इनवर्ड तो कभी गिरेगी नहीं, ठीक है, आउटर व्हील से सब कुछ मूव करेगा, आउटर व्हील जो रहेगा, ठीक है,
तो यहीं से वो टर्न करेगा, ठीक है। तो ए 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा आपका, 1 एंड 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path, two types of forces, centripetal and centrifugal acts upon it। देख लिए, टू फोर्स काम करते हैं इस पे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। बहुत इंपॉर्टेंट है बस। सेंट्री, अभी देखिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिगल, सेंट्रीपिटल तो क्या होगा, ये सेंटर की तरफ काम करती है, सेंटर या सेंट्री मतलब सेंटर, यहाँ पे भी सेंट्री है लेकिन आपको थोड़ा सेंटर की तरफ, सेंट्रल। अब यहाँ पे जैसे यू दिया ना, आउटर मतलब आउटर होता है ना, आउटर, तो यहाँ यू आ रहा है तो यहाँ पे भी यू आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, आउटर में सेंट्रीफ्यूगल होगा, तो आउटर की तरफ काम करती है, जैसे रहा था हमें सर्कुलर, सर्कुलर रोड पे काम करती है इनर, आउटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, इनर की तरफ सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक, याद रखना। acts upon it as they have an opposite impact, thus the object remains in balance, ठीक है। तो इनका एक ही साथ ये लोग काम करते हैं, यदि काम भी करेंगे तो एक ही साथ काम करेंगे, इतना याद रखना, तभी ना गाड़ी बैलेंस होंगी। यदि थोड़ा भी किसी का कम या ज्यादा हुआ तो ये दूसरे उसी तरफ गिर सकती हैं, तभी देखते हैं गाड़ी गिर जाती है किसी जॉर्ज में, ठीक है, कई लोगों की, ठीक, मतलब होता है, देखते हैं शिमला उमला में ऐसा होता है जिससे, ठीक है, इसलिए स्पीड में नहीं होना चाहिए। If a four-wheeler in a circular path is moving faster than the relative speed, then it splits outward. But then the frictional force provides the necessary centripetal force, which ensures the car to have a curved path. Yeah. On such circular path, if the outer portion of the road is not raised, yeah, outer portion of the road is not raised, then the wheel will high speed will skid outwards and will overturn about its आउटर व्हील। सही बात है, जैसे आप देखते होंगे कैसे, जैसे आप रोड है, ठीक है, यहाँ पे रोड है, ऐसे देखते होंगे, ऐसे हम मुड़ान है तो यहाँ पे देखते होंगे यहाँ हाई रहती है, इधर जो रोड होती है ना इस चौड़ी से होती है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखते होंगे यहाँ हाई, हाई रीजन है, यहाँ पे नीचे खाल थोड़ा रहता है, ठीक है, खाल मतलब लोअर रीजन होता है, यहाँ पे हायर रीजन होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे साथ गाड़ी उधर टर्न न हो, स्किड न हो, इसीलिए कर देते हैं वो लोग, ठीक। A batsman hits a cricket ball with then rolls on a level ground. क्या बोला, batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. जैसे वो मारता है फिर बॉल जो रुक जाती है, तो बॉल स्लोज टू स्टॉप, बिकॉज क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, गलत है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, ये कैसे हो गया यार, velocity is proportional to the force exerted on the ball, ये गलत है, कैसे हो सकता है। There is a force on the ball opposing to the motion, जो फोर्स है ना बॉल पे वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है मोशन का, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना, तो वो बॉल मारा है तो खुद से मारा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो काम कर रही है, उसको अपोज कर रही है, तो वही होगा। There is no unbalanced force on the ball, so the ball would try to come, क्यों unbalanced force नहीं यार, अरे unbalanced force नहीं रहता तो वह चलती रहती, या तो रुक जाती वहीं पे, ठीक है, गलत है। A batsman have a cricket ball which then rolls on level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest because there is an external force. Frictional force उसको बोलते हैं, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किस कैसे आती है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगी, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। Acting on the moving ball opposing its motion, if there is no frictional force then the ball will roll continuously। यदि कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं रहेगी ना तो बॉल जो है कंटिन्यूअसली जो है मूव करती रहेगी, ठीक ना। A bus covers the first half of a certain distance with speed v1 and the second half with speed v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना, मतलब एक बस कवर कर दिया हाफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ हाफ कितना v1 से और दूसरे हाफ v2 से, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। फार्मूला होता है याद रखना, एवरेज क्या पूछा, एवरेज स्पीड पूछ लेना, स्पीड एवरेज, तो इसका फार्मूला क्या, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 फार्मूला होता है। अब ये कैसे निकलता है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी देखिए डिस्क्रिप्शन खुद ही दिया, 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। फार्मूला थोड़ा रट लेना यार, आपको मैथ में भी काम आएगा ये चीज़, या आपका काम आएगा, ये मत कुछ सोचना कि सीस्टैट नहीं है भाई, पूछता है सीस्टैट में भी, डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए, आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि यार देखिए निकालने के लिए तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस डी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस डी बाई टू, सेकंड वाला डी बाई टू। तब क्या बोल रहा है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड फार्मूला होता है। तो डी तो सेम ही है ना, आधा था हाफ ऑफ किया ना, डी सेम है। तो डी बाई टू हाफ है V1, तो डी बाई टू V1। सेकंड वाला भी निकाले 2V2। अब अब जर्नी मैच कर दिए, टाइम है आधा तो लगा होगा, तो टोटल टाइम निकाल लीजिए कितना लगा है, T1 प्लस T2, इतना टाइम लगा। अब रख दीजिए T1 में इतना 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 आ गया। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड, स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डी हो गया अपन टोटल टाइम टी हो गया, तो डी अपन डी इतना हो जाएगा, ऊपर चला गया 2V1/V2, 2V1V2 अपन V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2V1V2 अपन V1 प्लस V2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे याद रखना। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है बताइए। देखिए पहले पूछा था इस प्री में 2003 में, ए इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी होता है। ए इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस यू बाई टी, ठीक। ये होता है इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी होता है, फार्मूला होता है ये, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना, V इक्वल्स टू U प्लस AT पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में, ऐसा बहुत फार्मूला है। ये होता है लास्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, मतलब रुकने पे जो होती है वेलोसिटी लास्ट वाली, और जो U होती है इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा मोस्टली 0 मानते हैं लोग, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कहीं लिखता है कि इतने वेलोसिटी स्टार्ट की है तो U वेलोसिटी मान लेते हैं, ठीक है। V इक्वल्स टू U प्लस AT हो गया, तो अब ये निकाल लीजिए, तो A इक्वल्स टू वही होगा V माइनस यू बाई टी। देखें यहाँ पे दिया V इक्वल्स टू U प्लस AT और एट V माइनस यू बोल सकते हैं। तो इसलिए ये कष्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन ए को बोलते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसका डायरेक्शन होता है ना, तो यही बोल रहा है। जैसे ये जो है ऐसे जा रहे हैं आप, सड़क पे मोड़ पड़ गया, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसका देखिए डिस्टेंस और एक्सेलरेशन में क्या अंतर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वाला है। डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस की बात बता रहा हूँ। डिस्टेंस ये है, जो ये आ रहा है ना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो मैं मूव करा रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस, मतलब रियल डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये D1 हो गया। और एक्सेलरेशन जो ए से डिनोट करते हैं, इसका जो वो होता है मीटर और सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे पूछता है। तो V फाइनल वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, और U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है पार्टिकल का। तो ए एक्सेलरेशन हो गया, टी टाइम हो गया। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन का किस पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है, या सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, ए इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूगेशन में काम करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम solution according to their size, shape, density, viscosity and the viscosity of the medium and rotor speed, ठीक है। viscosity of medium and rotor speed पे यह काम करता है, ठीक, उसको याद रखना। The separation of cream from milk by churning is due to, जो सेपरेशन होता है क्रीम का मिल्क से बाय चर्निंग इज ड्यू टू, किसके कारण होता है ये बताइए, ये किसके कारण होता है, द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, जो सेपरेशन होता है क्रीम का मिल्क से बाय चर्निंग इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क
by churning is due to centrifugal force. Okay. Separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force होता है, ठीक है. Separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force. C will be your answer. ठीक. C will be your answer. Separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force. Separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force. जिसका होता है separation of cream from milk by churning is due to centrifugal force. क्योंकि यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर साइड में काम करता है, ठीक है, और सीधे निकाल देता है. देखते होंगे जब कई बार उसको करने पे जो मिल्क होता है, देखते होंगे ऐसे गगरी होती है, आप गांव में देखे होंगे, ऐसे चढ़ने की तरफ होता है ना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, ऐसे होता है. मेरा आर्ट इसमें बन नहीं पा रहा, टैबलेट है ना, बना नहीं पा रहा हूँ इसमें. ऐसे तरह होता है, कई बार उसको घुमाते हैं लोग, उसमें देखिए सेंट्रीफ्यूगल की तरफ वह किनारे कर देता है मिल्क से छाछ को, उसका जो होता है मट्ठा वाला, और जो है उससे क्रीम को निकाल लिया जाता है. तो एक कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स कारण होता है. सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है, ठीक है, याद रखना. अब हम लोग आ गए मोशन अंडर ग्रेविटी पे आ गए हैं. इसको हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करते हैं, ठीक है. तो जैसे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में डाउट को आराम से पूछ लें, और जो है डिस्क्रिप्शन पार्ट में क्या है, जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसको आराम से ज्वाइन करके वहाँ पे कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड. और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यार. लोग कहते हैं पढ़ो वो पढ़ो, एग्जाम में यदि एक दो क्वेश्चन इधर से उधर भारी पूछ लिया ना, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. भाई सिलेक्शन तो पूरा नंबर ला के नहीं होगा ना यार, सिलेक्शन होगा 60 to 70% लेते हैं ये नंबर यार, बस काफ़ी है, सब थोड़ी करना है. उतने में सभी लोग एक दो क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा, लोग कई किताबें सोच फॉलो करने लगते हैं यार. इतना नहीं डरना है, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, थोड़ा पढ़ना है, उसमें निकल जाएगा आराम से, बिलीव में, ठीक है. आई ऑलरेडी प्रूव्ड इट, ठीक है, सो डोंट वरी. हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, ठीक है. तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय.